हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे के घटासनी से करीब 2 किलोमीटर पीछे भलाना नाले के पास एक दूध के टैंकर और टाटा सूमो में जोरदार टक्कर हो जाने से टैंकर सड़क से नीचे लुढ़क गया। इस दुर्घटना में टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिचालक जख्मी हो गया। वहीं टाटा सूमो में सवार 3 महिलाओं को भी चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, इसी जगह पर इससे पहले भी 3-4 हादसे हो चुके हैं और तंग और संकरी सड़क होने के कारण अक्सर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर घटासनी से करीब 2 किलोमीटर पीछे भलाना नाले के पास एक दूध के टैंकर और टाटा सूमो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें टैंकर सड़क से नीचे लुढ़क गया। इस दुर्घटना में टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं टाटा सूमो में 3 महिलाएं सवार थी, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों की माने तो जिस जगह पर यह हादसा हुआ, वहां इससे पहले भी 3-4 दफा हादसे हो चुके हैं। तंग और संकरी यानी तंग सड़क होने के कारण अक्सर यहां पर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। ये जो बेचारा ड्राइवर, इसने कोशिश तो बहुत की लेकिन नहीं बच पाया। हमारी ये है जो इसकी पीडब्ल्यूडी विभाग से कि इस रोड को चौड़ा किया जाए। ऐसी दुर्घटना 2-3 बार पहले भी हो चुकी है, तो पहले भी कुछ नहीं हुआ। अब होना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए, यहाँ कुछ रेलिंग वगैरह लगनी चाहिए। मैंने यहाँ टैंकर को देखा, वो हाई स्पीड से था और मेरे हिसाब से उसको नींद लगी हुई थी। और जब भी मैं उसको पास पहुँचा, उसने टक्कर मारी। टक्कर मारने से मेरी गाड़ी तकरीबन 20 फुट पीछे। ये तो शुक्र बनाओ कि मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरी साइड काट दिया, नहीं तो हमारी गाड़ी भी नीचे चली जाती। और इस हादसे पर बात करते हैं मंडी में मौजूद अपने संवाददाता अंकुश सूद से। अंकुश, हादसे की वजह क्या रही, जरा विस्तार से बताएं। जी, जिस तरह का बयान जो है सूमो चालक ने दिया है, उसने बताया कि वो अपनी साइड पे था। आगे से टैंकर चालक जो है वो थोड़ा तेज गति में आ रहा था और उसने सूमो को टक्कर मारी, जिससे सूमो भी काफी पीछे गई, लेकिन वो नीचे जाने से बच गए और टैंकर जो है वो नीचे चला गया। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका भी अंदेशा यही है, शायद जो टैंकर चालक है उसे नींद आ गई थी। रूपक, आपको एक बात और बता दें कि इस तरह के जो चंडीगढ़ के आसपास से और पठानकोट से जो दूध की गाड़ियां आती हैं और जो डेली सप्लाईज के जितने भी ये टैंकर या इस तरह की गाड़ियां आती हैं, ये लोग कम से कम 15 से 16 घंटे रोजाना गाड़ी चलाते हैं, जो चंडीगढ़ से माल उठाते हैं और मनाली तक जाते हैं। फिर वही चालक जो है उसे वापस ले जाता है। तो क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीजन चल रहा है, तो काफी इस प्रकार की चीजें जो हैं, मक्खन है, दूध है, ब्रेड है, इस तरह के जो है चालक काफी ज्यादा चलते हैं। और यहाँ भी अंदेशा यही लगा जा रहा है कि शायद ये जोर से ज्यादा ड्राइविंग करने की वजह से इसे जो है नींद आ गई और उस वजह से ये हादसा हुआ है। अंकुश, अभी हम ग्रामीणों की बात सुन रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक इस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ, 3-4 दफा पहले भी हादसा हो चुका है, सड़क तंग है, तो क्या माना जाए, पीडब्ल्यूडी विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा इस ओर? जी, ये समस्या पूरे हिमाचल में ही है कि जितनी चौड़ाई सड़कों की होनी चाहिए, जो यहाँ का टफ टेरेन है, पहाड़ है, उसकी वजह से चौड़ाई इतनी नहीं है। यहाँ भी जो हाईवे है, ये मंडी से लेकर पठानकोट तक की और खास तौर पे मंडी जोगिंद्रनगर के बीच में जो है, ये कई जगह बहुत ही ज्यादा संकरी है, बहुत ही ज्यादा तंग है, जिस वजह से ये हादसे होते हैं। जहाँ ये हादसा हुआ है वहां भी अगर आप देखें तो सड़क की चौड़ाई बहुत ही कम है, 25 से 30 फीट भी नहीं है, जबकि नेशनल हाईवेज में कम से कम 55 से 60 फीट तक जो है वो चौड़ाई होना आवश्यक रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंडी के पास ये हादसा पेश आया, जहां पर टैंकर और सूमो में टक्कर हुई और टक्कर के बाद टैंकर सड़क से नीचे उतर गया, खाई में गिर गया, जिसमें टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो उसका परिचालक था, जो कंडक्टर था, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं सूमो सवार 3 महिलाओं को भी चोटें आई हैं। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ कालाम पोंटा पर मोगीनंद के पास एक टेम्पो पेड़ से टकरा गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब
टेम्पो चालक हरिद्वार से लौट रहे थे। फिलहाल घायलों को नाहन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो यह हादसा नाहन से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर मोगीनंद में पेश आया है, जहां पर एक टेम्पो पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को नाहन के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सतीश जुड़ रहे हैं नाहन से इस खबर में हमारे साथ। सतीश, कैसे पेश आया ये पूरा हादसा, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, अभी शाम करीब 5:30 बजे मोगीनंद के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 72 पर ये एक हादसा जो है पेश आया है। ये जो टेम्पो था हरिद्वार से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था और अचानक अनियंत्रित होकर जो एक पेड़ से टकरा गया, जिसमें एक शख्स की जो है मौके पर ही मौत हो गई और अन्य जो 4 है वो घायल है, जिनको नाहन अस्पताल में जो उपचार चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाहन के पास ये हादसा पेश आया है मोगीनंद में, जहां पर एक टेम्पो पेड़ से टकरा गया और इसमें टेम्पो सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को नाहन में भर्ती कराया गया है, नाहन के हॉस्पिटल में, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। उधर नालागढ़ के सनेड़ गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। तो यह घटना नालागढ़ के सनेड़ गांव के पास की है, जहां पर एक ट्रैक्टर ने, जी हां, ट्रैक्टर ने 2 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और नालागढ़ में मौजूद जगत हमारे संवाददाता हैं, उनसे बात करते हैं। जगत, कैसे पेश आया ये पूरा हादसा, जरा विस्तार से बताएं। जी रूपक, मैं बताना चाहता हूँ, आज शाम की बात है जब कुछ बच्चे इकट्ठे होके खेल रहे थे। तो सनेड़ गांव की ये पूरी घटना है, नालागढ़ के सनेड़ गांव की, जहाँ एक गुग्गा माड़ी पड़ती है, उसके साथ एक नई सड़क बन रही है, जहाँ पर एक ट्रैक्टर बजरी लेकर आया था, जिसमें जो उसका ड्राइवर था वो एक प्रवासी बताया जा रहा है। उसके बाद शायद मेरे हिसाब से लाइसेंस भी नहीं होगा प्रवासियों के, ऐसे मतलब प्रवासी वो ट्रैक्टर को चला रहा था। तो आया तो वहां पर उसने ट्रैक्टर को बैक करते करते पीछे बच्चे देखे नहीं, तो लड़की टायर के नीचे आ गई। तो लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और ड्राइवर ने लड़की को साइड में करके खुद वहां से मौके से फरार हो गया। जगत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नालागढ़ के सनेड़ गांव की ये घटना है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बच्चे को कुचल दिया। हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर को पीछे कर रहा था। उसी दौरान बच्ची ट्रॉली के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर में ज्यूरी और मंगलाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों ने आज रामपुर में प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि परियोजना में स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है और न ही प्रभावित इलाकों में कोई विकास का काम कराया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन है रामपुर के ज्यूरी और मंगलाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों का। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि 4.5 मेगावाट की मंगलाड़ परियोजना और 9.5 मेगावाट की निर्माणाधीन ज्यूरी जल विद्युत परियोजना में न तो स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और न ही लोगों को मकानों में आई दरारों का भी मुआवजा दिया जा रहा है। लोगों ने निर्माणाधीन ज्यूरी परियोजना का निर्माण पूरी तरह से ठप कर दिया है। ये जो हमने प्रोजेक्ट का काम बंद किया है, इसका एक पर्पज़ तो ये है कि हमारा जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी वो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो हमने ये काम 5 जून से बंद किया है, ये काम तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ठीक है। और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो इसके अगेंस्ट जो भी है एक्शन जल्दी लेंगे और जो एक्शन होगा वो दोनों के फेवर में होगा, कंपनी हमारे फेवर में। प्रदर्शन कर रहे किसान सभा के नेताओं का कहना है कि 4.5 मेगावाट की मंगलाड़ परियोजना से बिजली 2010 से तैयार की जा रही है, लेकिन केंद्रीय विद्युत नियम 2008 के मुताबिक कुल बिजली उत्पादन का 1% हिस्सा भी प्रभावित इलाकों के विकास कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है। जो निर्माणाधीन परियोजना है मंगलाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसमें लाडा का पैसा उन्होंने 27 लाख रुपया जिला प्रशासन के पास जमा किया, डिप्टी कमिश्नर के पास। आज तक उन्होंने खर्च नहीं किया है। हमारा पहला डिमांड उस गांव को ये है कि लाडा का पैसा तुरंत करके गांव में जो है विकास का कार्य शुरू करें। दूसरा है कि बेरोजगारों को रोजगार दो। तीसरा है कि जो मकान में दरारें आ रही है निर्माण से, उसका मुआवजा दे।
चौथा है कि स्थानीय लोग जो उस एरिया में आते हैं उन लोगों को जो अगर कोई काम करने वाले हैं उनके लिए वहाँ पर काम मिलना चाहिए, ये भी हमारा उनसे मुख्य डिमांड है। किसान सभा ने 5 जून से परियोजना का काम पूरी तरह से ठप किया हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये काम तब तक रुका रहेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। स्थानीय लोगों ने रामपुर प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। रामपुर से विशेष नेगी के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज़। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इन दिनों प्रदेश में नशा विरोधी अभियान के तहत अनेकों तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को नशे से हो रहे दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अपने अभियान से खासकर युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका सीधा मकसद युवाओं में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को रोकना है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला पुलिस ने पुलिस लाइन में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए नशे विषय पर आधारित पेंटिंग और निबंध लिखने की प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस हर साल की तरह इस बार भी एंटी ड्रग और इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो मुहिम चलाई हुई है, इसके तहत हम विभिन्न स्कूलों से डिफरेंट बच्चे लेके उनका एसे राइटिंग और पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं। अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि ड्रग से क्या नुकसान होता है। तो हमने अभी पिछले रिसेंटली कई ऐसे अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं और हमने कोशिश की है कि जो स्थानीय जनता है, स्थानीय युवा है, उनको साथ लेके इस अवेयरनेस कैंप को आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश के कॉलेजों में लागू रूसा सिस्टम के खिलाफ छात्र संगठनों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र आए दिन रूसा सिस्टम के विरोध में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे इन छात्रों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाहन में आज छात्र संगठनों ने एकजुट होकर दूसरे दिन भी कॉलेज परिसर में धरना दिया। छात्रों का साफ कहना है कि रूसा सिस्टम के चलते आज प्रदेश में हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। इन छात्रों को रूसा नियमों के मुताबिक कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा रूसा सिस्टम लागू करना एक छात्र के विरोध में फैसला है। देखिए, रूसा सिस्टम के बारे में हम इतना बोल सकते हैं कि रूसा सिस्टम बहुत ही बेकार सिस्टम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें एक तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेकंड की हमारी पेपर चले हुए हैं और ऊपर से एडमिशन भी शुरू हो गया है। रूसा सिस्टम बिल्कुल बेकार है। अगर रूसा सिस्टम चलाना ही तो कम से कम फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवाओ हमको बिल्कुल भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। क्लासेस हमको बोलते हैं 90 क्लासेस लगेगी पर सेमेस्टर, पर यहाँ पे तो 20-30 क्लासेस भी नहीं होती। कम से कम फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराओ। रूसा सिस्टम को बोलते हैं कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान है, पर इसमें कुछ भी उच्च शिक्षा का मेरे को कुछ नहीं लग रहा है। ये जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर एडीएन वाजपेयी नाम के जो बीसी आए हुए, जब से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं तो बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट को, उसके बाद ही आ रही है। लगभग जब वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर आए, उन्होंने 10 गुना फीस वृद्धि का प्रपोजल रखा और उसके बाद छात्रों के आंदोलन तले उसको झुकना पड़ा। और जो ये जो रूसा सिस्टम कॉलेज के अंदर लाया गया, इसके अंदर बहुत सारी मेजर की दिक्कतें आ रही है और माइनर के अंदर जो है इसके अंदर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। माइनर के अंदर जो टीचर जितने स्टूडेंट पढ़ाना चाहता है अपनी मनमर्जी कर रहा है। उधर मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार सांसद रामस्वरूप ने कुल्लू में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रामस्वरूप ने कुल्लू के 4 स्थानों जरी, लगवैली, कुल्लू और भुंतर में अपनी बैठकें आयोजित की और अपने 30 दिनों के कार्यकाल का ब्यौरा दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफों के पुल भी बांधे। रामस्वरूप ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और जल्द ही इनके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देश सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण जोगिंदरनगर लेह रेलवे लाइन पर बोलते हुए रामस्वरूप ने कहा कि वे इसको लेकर प्रयासरत हैं और वो इस सिलसिले में जल्द ही रेल मंत्री से एक मुलाकात करेंगे। ये सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई है। हम चाहेंगे कि जो वादे हमने किए हैं, ये 5 वर्ष का कार्यकाल है, धन की जो व्यवस्था होगी, हमारी जो सांसदों की बैठक हुई है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये चाहा है और हमें आदेश भी दिया है कि जो आपने वादे किए हैं, जो पार्टी का घोषणा पत्र है, इसको समय पर हम पूरा करेंगे। लेकिन जो करणीय काम है, हम उसकी संबंधित बातें हमारे देश के माननीय रेल मंत्री जी से, हम सभी मंत्रियों से मिलने का मैंने समय तय किया है। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे कार्य बिल्कुल एक समय सीमा निर्धारित कर पूरे किए जाएंगे।
कर्ज नहीं चुका पाने के कारण बिलासपुर में किसान ने खुद को आग लगा ली। हालत बिगड़ती देख उसे चंडीगढ़ पीजीआई लाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। किसान ने ग्रीन हाउस लगाने के लिए लाखों रुपए का कर्ज बैंक से लिया था। कर्ज जमा नहीं होने की वजह से वो तनाव में रहने लगा और कर्ज में दबे होने के चलते उसने आत्मदाह कर लिया। ये हिमाचल प्रदेश का पहला मामला है जहां पर किसान ने खुदकुशी की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये तमाम वो प्रदेश हैं जिनकी चर्चा किसानों की आत्महत्या के मामले में चारों ओर है। लेकिन इन प्रदेशों के बाद अब पहली बार किसान की आत्महत्या का मामला आया है देवभूमि हिमाचल से। बिलासपुर के पास भटेड़ के तहत सलणु गांव में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण बुधवार को कुशल चंदेल ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कुशल चंदेल ने ग्रीन हाउस लगाने के लिए बैंक से लाखों रुपए का कर्ज लिया हुआ था। कर्ज वापस न कर पाने के कारण बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया और बाकायदा उनके पोस्टर लगा दिए गए, जिस वजह से किशन चंदेल काफी समय से तनाव में थे। कुशल सिंह चंदेल जी का उन्होंने जो आत्मदाह किया है वो एक किसान थे और एक पूर्व सैनिक थे। और जब वो किसानों को वो जो लोन देने शुरू किए व्यवसायिक, जबकि ये एग्रीकल्चर लोन थे, ये 4% के ऊपर होने चाहिए थे, तो ना सरकार की तरफ से कोई पहल हुई ना बैंकों की तरफ से पहल हुई। किशन चंदेल के बेटे ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि सरकार ने ग्रीन हाउस लगाने के लिए लोन तो दिला दिया, लेकिन ताजुब होता है ये सुनकर कि ग्रीन हाउस लगाने के लिए बागवानी विभाग की तरफ से कुशल चंदेल को कोई मदद नहीं की गई। इन्होंने SBI बैंक से लोन लिया था ग्रीन हाउस लगाने के लिए, और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने सही गाइडेंस नहीं करी इनको कि साइट कैसी होगी कैसी नहीं होगी, सही टाइम पे सब्सिडी नहीं मिली। और जो SBI बैंक है उन्होंने भी इनके बारे में कुछ गलत इश्तिहार दिए थे अखबारों में, और अपने बैंक में भी नोटिस बोर्ड पे फ़ोटो लगाई थी कि ये मतलब बैंक किस्त वापस करने के लायक नहीं है, जिससे ये काफ़ी परेशान थे पिछले उस टाइम से। उधर बागवानी विकास समिति ने इस मामले में बैंक और बागवानी विभाग के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। समिति की माने तो विभाग ने ग्रीन हाउस लगाने वालों को 33% सब्सिडी दी है। ये सब्सिडी भी लगभग 3-4 साल बाद दी गई, तब तक बैंक से उठाए कर्ज की रकम दोगुनी हो गई। 400 के लगभग जिला बिलासपुर के अंदर पॉली हाउस बने हैं, जो आज से करीब 6 वर्ष पहले बने थे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है किसानों के साथ कि विभाग ने किसानों को इनका निर्माण करते वक्त कतई भी गाइड नहीं किया। अब तक देश में जहां किसानों की आत्महत्या के मामले सूखाग्रस्त राज्यों से आते थे, लेकिन ताज्जुब होता है ये देखकर कि हिमाचल जैसे शांत और संपन्न प्रदेश में कर्ज किसान की जान ले लेगा। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस महीने की 30 तारीख तक मानसून के आने की संभावना है। राज्य के मौसम विभाग ने 30 जून को राज्य में मौसम के दस्तक देने के साथ साथ पिछले साल की तुलना में इस साल कम बारिश होने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून के बाद अब मानसून अपने पूरे जोरों के साथ दस्तक दे रहा है। हालांकि अभी राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने के अलावा बादलों और सूर्योदय के बीच आंख मिचौली का खेल भी जारी है। लेकिन राज्य के मौसम विभाग ने अब इसी महीने की 30 तारीख तक राज्य में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। हालांकि विभाग ने पिछले साल की तुलना में इस साल कम बारिश होने की बात भी कही है। अभी जो हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है कुछ एक इलाकों में, जिससे जो टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट आई है। और ये जो बारिश हो रही है ये प्री मानसून शावर हैं और ये लगातार आने वाले 4-5 दिन और जारी रह सकते हैं। और अब जो मानसून है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो इस बार उत्तर भारत में भी करीब 15% कम बारिश हो सकती है, जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी समानांतर रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाकों की तुलना पहाड़ी क्षेत्रों में जल्दी प्रभाव डालता है,
लिहाजा इस दौरान सूबे के ऊंचाई और मध्यवर्ती इलाकों में बारिश के मैदानी इलाकों की तुलना पहाड़ी इलाकों में थोड़ी ज़्यादा होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार जो बारिश है वो बहुत कम हुई है। इस बार जो बारिश 47 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन पिछले साल जो जून में बारिश है 241 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो कि सामान्य से 150% ज़्यादा थी। लेकिन अभी जो बारिश चल रही है वो 37% ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर बारिश थी वो इस वाली बारिश से 5 गुना ज़्यादा बारिश हुई थी। राज्य में रुक रुक कर हो रही बारिश से ऊंचाई और मध्यवर्ती इलाकों में पहले से ही तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक नीचे चल रहा है। वहीं अब मौसम विभाग के जल्द मानसून के राज्य में दाखिल होने की संभावना के बाद जहां प्रदेश के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को उमस से राहत मिलेगी, तो वहीं अपनी बेहतर फसलों की उम्मीद लगाए राज्य के किसान और बागवान भी मेघ बरसने का इंतजार कर रहे हैं। शिमला से राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा के लिए सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज़। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।